नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिन्हें कल तक दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ आतंकी कहते थे, अब वो सरकार बनाने की तैयारी में हैं। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि कल तक जिन आतंकियों की घेराबंदी के लिए इंटरनेशनल मंचों पर रणनीति बनती थी, वहां अब उन्हें राहत देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जो कल तक मुल्क पर हमले करते थे, आज वो उसी मुल्क की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि आतंकियों की सरकार बनवाने में मदद के लिए पड़ोसी मुल्क का खुफिया प्रमुख वहां पहुंच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने कब्जा तो 15 अगस्त को ही कर लिया, लेकिन वो अब तक सरकार नहीं बना पाए हैं। मतलब 3 हफ्ते में बंदूकधारियों की कैबिनेट लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। अब उनके भीतर ही खींचतान शुरू हो गई है। कल मैंने आपको अफगानिस्तान के रक्त चरित्र में दिखाया था कि कैसे एक खूबसूरत मुल्क तबाह हुआ, कैसे वहां की फिजा में बारूद की गंध और मरने मारने का जुनून आया। आज मैं बताऊंगी कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की आगे की राह कैसी होगी। तालिबान की कैबिनेट लिस्ट फाइनल होने में कहां पेच फंसा है। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ अब तालिबान को किस नजरिए से देखेंगे। अफगानिस्तान में क्या पाकिस्तान का मास्टर प्लान है? क्या भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को बरकरार रख पाएगा? चीन की अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अफगानिस्तान की हालात देखकर पूरी दुनिया के सामने ये तो साफ हो गया है कि आतंकियों के लिए गोली चलाना आसान है, खौफ का साम्राज्य खड़ा करना भी आसान है, लेकिन सहमति बनाना उनके बस की बात नहीं है, जिसकी तस्वीर काबुल से सामने आ रही है। 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन तालिबान और उसके सहयोगी अपनी कैबिनेट लिस्ट तय नहीं कर पाए। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि नई सरकार का गठन अगले हफ्ते के लिए टल गया है। मामला इस कदर उलझ गया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को मिशन काबुल पर रवाना कर दिया। अब सवाल उठता है कि किसी मुल्क की सरकार के गठन में खुफिया एजेंसी का क्या काम। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान को ISI ने पैदा किया, पाला पोसा और इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन तालिबान जैसे कई और खूंखार संगठन ISI ने तैयार किए हैं, जिनमें से कुछ संगठन अफगानिस्तान में आज भी सक्रिय हैं, जो अमेरिका के खिलाफ साथ मिलकर लड़े। अब वो संगठन काबुल पर कब्जे के बाद अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा टकराव तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच है। मुल्ला बरादर का कंधार पर कंट्रोल है और हक्कानी का काबुल पर। भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का रक्षा और गृह मंत्रालय दोनों अपने पास रखना चाहता है। मुल्ला बरादर इसके लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। अब देखना है कि ISI चीफ आतंकियों के बीच सुलह करवाने में मिशन काबुल में कितना सफल होते हैं। जिस तरह से काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया, उससे लगा था कि सरकार बनाने और चलाने का ब्लूप्रिंट भी बंदूकधारियों के पास तैयार होगा, लेकिन ऐसा होता दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है। मंत्रालयों के बंटवारे और सरकार पर कब्जे के लिए आतंकियों के बीच खून खराबे की नौबत आ चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान को सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि तालिबान एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक होमोजीनियस संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें बहुत फैक्शंस हैं।
माना जा रहा था कि तालिबान नेता हेबतुल्लाह खुंदजादा को मुल्क का सर्वोच्च नेता का पद दिया जा सकता है। तालिबान की सरकार कुछ ईरान मॉडल से मिलती जुलती होगी। उसके बाद तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मोहम्मद याकूब, हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी, दोहा में तालिबान वार्ता दल का प्रमुख अब्दुल हकीम जैसे नेताओं का नंबर था। तालिबान में हेबतुल्लाह खुंदजादा के बाद मुल्ला बरादर की हैसियत नंबर 2 वाली है। वो खुद के लिए अफगानिस्तान में नंबर 2 की पोजीशन के साथ मुल्क की आंतरिक सुरक्षा यानी गृह मंत्रालय और बाहरी सुरक्षा यानी रक्षा मंत्रालय दोनों अपने पास रखना चाहता है। जिस प्रकार की ईरान की लीडरशिप एक स्पिरिचुअल लीडरशिप अलग है, लेकिन बाकी जो शासन की बात है, बाकी जो प्रेसिडेंट की बात है, बाकी जो मंत्रियों की बात है और गवर्नर्स की बात है, उसके अंदर में जो इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर में मुल्ला ब्रादर जो शुरू से ही पॉलिटिकल साइड में रहे हैं, इसके अलावा जो हक्कानी नेटवर्क के जो उनके लीडर्स हैं उनकी पकड़, और इसके अलावा जो मुल्ला जाकिर का रोल है, इन सब के बीच में जो संघर्ष है कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा जो टेररिस्ट ग्रुप की अपनी ही नजर है कि उनको पावर के अंदर में क्या शेयरिंग चाहिए। ये सब बहुत बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान की पूरी सत्ता इन्हीं दोनों मंत्रालयों में बहुत हद तक सिमटी हुई है। हक्कानी नेटवर्क भी अफगानिस्तान की भीतरी और बाहरी दोनों सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहता है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सरकार में हिस्सेदारी के मुद्दे पर तनातनी खून खराबे पर आ गई। पंजशीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि काबुल में बीती रात तालिबान के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर गोलीबारी हुई। पंजशीर के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसे लेकर अनस हक्कानी और मुल्ला बरादर के लड़ाकों के बीच असहमति थी और इसी को लेकर झड़प हुई। हक्कानी की ओर से चलाई गई गोली में मुल्ला बरादर कथित तौर पर घायल हुए और पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। देखिए, जब लड़ाई का समय होता है तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, तो इसलिए जो इनपुट्स आती हैं उसमें थोड़ी देरी लगती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो 17 जो अफगानिस्तान के लोग मरे हैं और 42 इंजर हुए हैं, इसके पीछे में एक्चुअल राज क्या है, किसके बीच में लड़ाई हुई है। अफगानिस्तान में कुर्सी के लिए आतंकियों में मची मार के बीच पाकिस्तान ने सुलह के लिए अपने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को काबुल रवाना कर दिया। आतंकियों के मैनेजर के तौर पर कुख्यात आईएसआई का मिशन काबुल जारी है। आईएसआई चाहेगी कि अफगानिस्तान की सत्ता में हक्कानी नेटवर्क का पलड़ा तालिबान से भारी रहे। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की आईएसआई के बहुत ही करीब माने जाते हैं और पाकिस्तान के आईएसआई की चीफ की जो काबुल में हाल ही में विज़िट हो रही है, उसको भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि वो हक्कानी नेटवर्क के जो सरकार में इंटरेस्ट हैं उन्हें पुश करने के लिए आए हैं। दरअसल तालिबान ब्रिगेड में दोहा के राजनीतिक दफ्तरों से डील करने वाले और अफगानिस्तान में बंदूक लेकर लड़ने वाले फील्ड कमांडर्स के बीच भी एक दूसरे को कमतर आंकना शुरू हो चुका है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अपने लिए ताकतवर तालिबान सैन्य आयोग के चीफ की भूमिका चाहता है। अनस हक्कानी को काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद राजधानी का सुरक्षा का जिम्मा सौंपे जाने से भी मुल्ला याकूब बहुत उखड़ा हुआ है। मतलब सरकार में हिस्सेदारी के मसले पर आतंकियों के बीच फूट पड़ती जा रही है। अभी वो ये कहा जा रहा है और सबको आश्वासन भी दिया जा रहा है तालिबान के द्वारा कि एक मिलीजुली सरकार हम बनाएंगे जिसमें सारे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको वहां पे रिप्रेजेंटेशन वहां की सरकार के अंदर मिलेगा। लेकिन वो किस तरह का स्वरूप होगा, क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ी शंका तालिबान के बारे में ये है, क्योंकि वो तालिबान कोई पहली बार नहीं आए हैं। 90 के दशक में भी उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर वहां पे अपना शासन किया था। पंजशीर में भीषण जंग जारी है, जहां भले ही तालिबान जीत का दावा कर चुका है, लेकिन जो पंजशीर का भूगोल जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि वहां का हर पेड़, हर रास्ता सिपाही की भूमिका में है। पश्तूनों में भी कई कबीले ऐसे हैं जिन्हें नई व्यवस्था में अपने लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसी तरह ताजिक, उज़ीक, हजारा और दूसरे समुदाय भी तालिबान सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे।
काबुल में अगर तालिबान की सरकार बन भी जाती है तो कितने दिन चलेगी, ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको सरकार में मंत्री बनाना संभव नहीं है। जो मंत्री बन जाएंगे उनमें से अधिकांश के अंदर ये टीस रहेगी कि उनकी हैसियत को कम आंका गया। ऐसे में अफगानिस्तान के आतंकियों और कबीलों में नए तरह का आक्रोश पनप सकता है। संभावना है कि भविष्य में सब आपस में ही कटते मरते दिखें। अफगानिस्तान के कई ऐसे प्रभावशाली कबीले भी हैं जिन्हें तालिबान की नई सरकार में नुमाइंदगी मिलने का चांस बहुत कम है। ऐसे में वो चुप तो नहीं बैठेंगे। पंजशीर घाटी की खूनी जंग भी साफ साफ इशारा कर रही है कि तालिबान की आगे की राह आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन सब के बीच कहां खड़ा है। बदले हालात में संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश तालिबान को किस तरह से देख रहे हैं। जिन्हें कल तक आतंकी कहा जाता था, वो मंत्री बनकर काबुल में बैठने से सिर्फ एक कदम दूर है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या आज का तालिबान बदल चुका है या फिर बदले हालात में कूटनीतिज्ञों ने अपना चश्मा बदल दिया है। काबुल की सड़कों पर फिर महिलाएं अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने निकली। वो बनने वाली नई हुकूमत से अपने लिए बराबर अधिकारों की मांग कर रही हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान से खौफ की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जब मुल्क से किसी तरह बच निकलने के लिए लोगों ने जिंदगी दांव पर लगा दी। जिस किसी ने भी हवाई जहाज से गिरते इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या किसी मुल्क के हालात इतने खराब हो सकते हैं कि लोगों ने हवाई जहाज की पहिए को पकड़कर दूसरे मुल्क पहुंचने की कोशिश की। जिंदगी सबको प्यारी होती है। तालिबान की छवि पूरी दुनिया में बहुत पहले से खराब थी। अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत गौतम मुखोपाध्याय आज के तालिबान को 2.0 नहीं 3.0 कहते हैं, जिसने अपनी छवि और रणनीति बहुत हद तक बदली। कुछ तो फर्क है। एक तो जी उनके लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपने देखा दोहा में देखा, उनमें काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ गया है। वो इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी को समझते हैं, कैसे नेगोशिएट करना चाहते हैं, करना चाहिए, वो भी समझ सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल असिस्टेंस, ट्रेड वगैरह, पिछली बार बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बार थोड़ा सा ये जो डेवलपमेंट का एक उद्देश्य उनके बीच में है। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान ने खुद को दो हिस्सों में बांटा, एक राजनीतिक नेतृत्व और दूसरा सैन्य नेतृत्व। काबुल से करीब 3800 किलोमीटर दूर दोहा में तालिबान का राजनीतिक दफ्तर खुला। इसमें बैठने वाले काबुल के नेता घूम घूम कर अपने संगठन की इमेज बिल्डिंग का काम करने लगे। इसके प्रवक्ता दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के जरिए अपनी बात पहुंचाने लगे, बातचीत की टेबल पर बैठने लगे। तो दूसरी ओर तालिबान के फील्ड कमांडर हाथों में बंदूक थामे मिशन काबुल की तैयारी में जुटे रहे। रोज वो कहा जाता है वहाँ से, कभी वीरवार को कहा गया, जो बृहस्पतिवार को जो वहाँ तब सरकार बनेगी, फिर शुक्रवार को, फिर शनिवार को तो कहा जो प्रेसिडेंशियल पैलेस बिल्कुल तैयार है, अर्ग में बिल्कुल तैयारी है। परंतु देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर फैक्शंस बहुत हैं और वहाँ मुक्का मुक्की हो रही है जो किसको सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस मिलेंगी। ऐसे में तालिबान ने दोहरी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जो कूटनीतिज्ञ कल तक तालिबान को आतंकी कहते थे, अब अफगानिस्तान की हुकूमत संभालने जा रहे कल के बंदूकधारियों को कैसे देखेंगे? पूरी दुनिया की इस समय अपेक्षा ये है कि तालिबान जो भी सरकार बनाए वो एक इंक्लूसिव हो। तो तालिबान की भी यही इसलिए कोशिश है कि वो जो सरकार बनाए वो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड हो, उसमें काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव हों डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ताकि उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बढ़े।
आज की तारीख में तालिबान नेता और उसके प्रवक्ता सबसे बात कर रहे हैं, सबको अपने मुल्क में आने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि तालिबान का असली कंट्रोल किसके हाथों में है। क्योंकि दोहा में बैठे तालिबानी नेता कुछ और बात कहते हैं, काबुल में बैठे कमांडर्स कुछ और, हेरात से कुछ और सुर निकलता है तो लोकल से कोई और बात निकलती है। मौजूदा समय में तालिबान के भीतर ही इतने गुट हो चुके हैं कि कौन कब किसके वजूद को चुनौती देने लगे कोई नहीं जानता। कूटनीतिक दावपेच और तालिबान की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश के बीच अफगानिस्तान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्हें मानवीय मदद पहुंचाने के लिए 13 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अफगान लोगों को मानवीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन भारत की चिंता एक और मीटिंग को लेकर है, जिसमें मुल्ला बरादर जैसे टॉप तालिबान कमांडर्स को मिली छूट बढ़ाने पर विचार होना है। संयुक्त राष्ट्र की इस कमेटी का काम आतंकियों की संपत्ति फ्रीज करने, उनकी आवाजाही पर रोक लगाने और उन्हें हथियार न मिले जैसे कड़े फैसले लेने के लिए है। लेकिन बदले हालात में इस कमेटी की भूमिका बदल गई है। 2 साल पहले अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तालिबान के 14 नेताओं को यात्रा छूट दी गई थी, जिसमें मुल्ला बरादर भी शामिल था। भारत के सामने ये धर्म संकट है कि वो यूनाइटेड नेशन 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी का अध्यक्ष है, जिसकी सितंबर में ही बैठक होनी है। इस बैठक में मुल्ला बरादर जैसे तालिबान नेताओं के लिए यात्रा छूट एक्सटेंड करने का विचार होना है। तालिबान के नेता तो यहां तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नाम प्रतिबंधित लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अब तालिबान को लेकर अपना नजरिया बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल भारत का है। जहां से पाकिस्तान के हित शुरू होते हैं, वहीं से भारत की मुश्किलें शुरू होती हैं। भारत ने भले ही निस्वार्थ भाव से पिछले 20 वर्षों तक अफगानिस्तान को गढ़ने में अहम किरदार निभाया, अपने सेवा भाव से वहां के लोगों के दिलों पर राज किया हो, लेकिन बदले समीकरण में भारत का मिशन काबुल क्या होगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अफगानिस्तान का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां हिंदुस्तान की मौजूदगी के निशान न हो। हेरान प्रांत में बने इस डैम को भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का डैम कहा जाता है। इसका निर्माण भारत ने करवाया है, जिससे अफगानों के घर रोशन हो सके, खेत सोना उगल सके। लेकिन सत्ता की ओर बढ़ते ही तालिबान ने पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने के संकेत दे दिए। तालिबान के एक प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का अधिकार हमारे पास भी है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। मतलब जो लोग तालिबान को करीब से जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि तालिबान ने खुद को सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के सरहद के भीतर ही सीमित रखा है। ऐसे में तालिबान के बदलते सुर इशारा कर रहे हैं कि उसकी डोर कहां से खींची जाने लगी है। भारत की विदेश नीति में हमेशा साध्य और साधन की पवित्रता का ख्याल रखा गया है। आतंकियों के खिलाफ नीति हमेशा शीशे की तरह साफ रही है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात ने भारत को भी तालिबान के साथ बातचीत की टेबल पर ला दिया। What is our stand on delisting? It's wait and watch. In other words, we have to see how the situation evolves on the ground. I mean, are you going to immediately take steps? I don't think so. Are you going to calibrate your decisions according to what happens? I think that would be the case. How long that would take, nobody really knows. Don't forget that we are 1 out of 15 members, and we have to also see what the rest of the international community is saying. ये भी सच है कि दुनिया सामूहिकता से चलती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं। जब अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां तालिबान को लेकर अपने नजरिए में बदलाव ला सकती हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य तालिबान को लेकर अपनी राय में लचीलापन ला सकते हैं, तो कूटनीतिज्ञों की सोच है कि तालिबान के मुद्दे पर भारत के लिए अलग थलग खड़े होने का समय नहीं है।
भारत की अफगानिस्तान में चल रही हर हलचल पर पैनी नजर है। उन देशों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो अफगानिस्तान की आग में अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। पिछले 20 वर्षों में वहां भारत करीब $3 अरब से ज्यादा की रकम लगा चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबार भी $1 अरब तक पहुंच चुका है। देखिए, इस समय भारत तालिबान के साथ मिनिमल एंगेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, ताकि हमारा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ फंसे हुए हिंदुस्तानियों को और उसके अलावा जो सिख और हिंदू माइनॉरिटी के अफ़गान नेशनल्स या दूसरे अफ़गान नेशनल्स जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, जहाँ तक संभव हो उन्हें सबको सुरक्षित भारत लाया जाए। भले ही तालिबान के कुछ नेता अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के इस्तकबाल की बात कर रहे हों, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रभाव से खुद को कितना दूर रख पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। बदरी फिजा में पाकिस्तान अपनी जमीन पर खड़े आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की ओर शिफ्ट कर सकता है। वहां से भारत पर हमले की साजिश रच सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कह सकेगा कि वो आतंकियों का पनाहगार नहीं है। काबुल में दिल्ली को एक ऐसी सरकार के साथ डील करना है जो भारत के लोकतंत्रीय मिजाज से मेल नहीं खाता। दिल्ली के कूटनीतिज्ञ एक और तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। तालिबान को बहुत सी ताकतों ने भीतर खाने मदद की, जिनकी बदौलत वो इतना ताकतवर हुआ। कतर ने अपनी जमीन पर दफ्तर खोलने की इजाजत देकर उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बातचीत की टेबल पर बैठने लायक बनाया, तो मॉस्को और तेहरान ने तालिबानी नेताओं का इस्तकबाल किया। ये एक ऐसी कूटनीति है जिसमें सब ने अपने अपने स्वार्थ छिपे दिखे। लेकिन क्या इन मुल्कों ने कभी ईमानदारी से सोचा कि उनकी गुप्त मदद से कहीं अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगार तो नहीं बन जाएगी? क्या दुनिया भर के आतंकी संगठनों को नहीं लगेगा कि वो भी अपनी सरकार बना सकते हैं? क्या अफगानिस्तान की उथल पुथल से दक्षिण एशिया और अरब देशों में हथियारों की नई रेस नहीं शुरू होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर दुनिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ऐसे मुल्कों की भी कमी नहीं जो अफगानिस्तान की आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। कोई तालिबान से बेहतर रिश्ते गांठकर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के फिराक में है, तो कोई इस क्षेत्र से अमेरिका के निकलने भर से खुश है, तो किसी की आंखें वहां की जमीन में छिपे बेहिसाब और बेशकीमती खनिजों के लिए चमक रही है। वहाँ पर इतने सारे जो मिनरल्स हैं, लिथियम है, आयरन ओर है, कॉपर है, 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर का वहाँ पर खनिज पदार्थ हैं। तो चीन चाहता है जो इन सब का फ़ायदा वो उठा पाए। वहाँ से जो उसका तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का, तो वो चाहता है जो भी यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको वो इस्तेमाल कर लेगा। संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक अफगानिस्तान के जमीन के नीचे 1 से लेकर 3 ट्रिलियन कीमत के बेशकीमती खनिज दबे हुए हैं, जिसमें लिथियम, तांबा, लौह अयस्क, कोयला, तेल और गैस, सोना और कीमती पत्थर शामिल हैं। इन खनिजों पर वहां बनने वाली तालिबान सरकार का कब्जा होगा। वही तय करेगी कि कौन उनके मुल्क में खनिजों की खुदाई कर सकते हैं और उन खनिजों का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है ऐसे में अफगानिस्तान के खनिजों का फायदा उठाने में चीन जैसे मुल्क कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह भी अंदाजा होगा कि तालिबान उनके मुल्क के लिए भविष्य में कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अफगानिस्तान की सीमा से सटे मुल्कों को समझना होगा कि आतंकी ग्रुप एक तय दायरे में नहीं रहते, वो भी अपने विस्तार प्लान पर काम करते रहते हैं। ऐसे में आतंकी हमलों का खतरा सिर्फ अफगानिस्तान से सटे मुल्कों पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर है। उनके पीछे है पाकिस्तान और उनका पीछे और भी है चाइना। पाकिस्तान और चाइना द्वारा में दोनों साथ साथ उनकी ताकत ज़्यादा होगी। पॉलिटिकल साइड में पाकिस्तान होगी, इकोनॉमिक साइड में चाइना होगा। चाइना की स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, इनकी इकोनॉमिक मसल भी साथ होगी। और तीसरे तरफ से आप देखेंगे कि रशिया और ईरान भी मैंने खुश हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की विड्रॉल हो गई, उनका ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा वहाँ।
लेकिन कुछ समय के अंदर वो देखेंगे कि तालिबान IS या जो भी ये तालिबान के जो साथ ग्रुप्स हैं उनको वो रोक नहीं पाएंगे। किसी न किसी दिन टेररिज्म उनके इलाके में भी फैल जाएगा। अफगानिस्तान से निकलते समय अमेरिका बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान छोड़ गया है। अमेरिका का दावा है कि उसने अपने सैन्य सामानों को खराब कर छोड़ा, लेकिन अब तालिबान उन हथियारों को ठीक कर इस्तेमाल करने का दावा कर रहा है। ऐसे में अब तालिबान की स्थिति हथियारों के मामले में एशिया के बहुत से देशों से बेहतर हो चुकी है। ऐसे में अफगानिस्तान के उथल पुथल से एशिया में हथियारों की नई रेस शुरू होने की आशंका कई गुना बढ़ गई है। कूटनीतिक की बिसात पर महाशक्तियां और ज्यादातर देश अफगानिस्तान को एक बार फिर मोहरे की तरह देखने की गलती कर रहे हैं। कोई वहां के बेहिसाब खनिज संसाधनों में अपने लिए संभावना देख रहा है, तो कोई वहां का बेताज बादशाह बनना चाहता है। जैसा कि कल मैंने अफगानिस्तान के रक्त चरित्र में आपको बताया था कि भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता है। अगर दिल में ही उथल पुथल और अशांति रहेगी तो पूरे शरीर का क्या होगा। लिहाजा अफगानिस्तान में दिलचस्पी रखने वाले मुल्कों को काबुल में कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचना चाहिए। उन्हें अफगानिस्तान के अतीत के पन्ने और पठानों के मिजाज से जरूर रूबरू होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि किसी पठान को प्यार से दोज़ख तो ले जा सकते हैं, पर जबरन बाह पकड़कर जन्नत नहीं। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।